नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। इस देश में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक और आंदोलन हुआ, अन्ना का आंदोलन। साल था 2011। उस आंदोलन से कुछ लोग निकले, उन्होंने राजनीति की राह ली, एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। कमान अरविंद केजरीवाल के हाथ में रही। वो पार्टी चुनाव लड़ी और दिल्ली में सत्ता में आ गई। उस आंदोलन से लेकर के पार्टी बनने और उसके सत्ता में आने तक एक लड़की जुड़ी रही जीवट के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ। और आज की तारीख में वो उसी पार्टी की उसी सरकार यानी केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं। नाम है आतिशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राणा जी। जब कभी भी आप अन्ना आंदोलन का हिस्सा हो रही होती होंगी, बहुत सारे लोग जाते थे, एक अलग तरह का माहौल था। और आज जब आप मंत्री हैं, कभी वहाँ ये सोचा था कि आप यहाँ आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा ख्याल तब मन में आया होगा। और ऐसा ख्याल ये कोई भी मिडिल क्लास पढ़े लिखे युवाओं के मन में शायद ही आता हो कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ऐसा मिडिल क्लास में एक मान्यता होती है कि जी पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, दूर रहो। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे इससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। अन्ना आंदोलन में शामिल होना इसलिए हुआ क्योंकि तब ये दिखता था कि इस देश में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। मैं पहले भी सामाजिक काम करती रही थी। मैंने बहुत साल एजुकेशन की फील्ड में देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया। इनफैक्ट जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तब मैं मध्य प्रदेश में रहती थी, वहाँ पे कुछ रूरल एरिया में काम करती थी। अन्ना आंदोलन को दूर से देख के पहली बार ये लगा कि पहली बार देश में ऐसे हज़ारों लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आए हैं, तो इनका कुछ सपोर्ट तो करना चाहिए। अन्ना आंदोलन में तो मैं एक सिंपल वॉलंटियर के तौर पे जुड़ी थी। वो भी एकदम शुरुआत में नहीं, आगे जाके। तब आप क्या कर रही थी? तब मैं अन्ना आंदोलन के लिए पॉलिसी रिसर्च करती थी। अच्छा। और मैं प्रेस रिलीज लिखती थी। ये मेरा काम था एक वॉलंटियर के तौर पे। तो अलग अलग मुद्दों पे तब जन लोकपाल बिल के अलावा तब स्वराज बिल की भी शुरुआत हो रही थी कि कैसे गांव सभा में लोग भागीदारी कर सकते हैं, कैसे मोहल्ला सभा में भागीदारी कर सकते हैं। तो उसके लिए देश दुनिया में क्या क्या ऐसे मॉडल रहे हैं उस पर रिसर्च करती थी मैं। ये पार्टी जब आपकी आई, वो विकल्प की राजनीति के तौर पर आई। जिस राह राजनीति चलती है उससे अलग रास्ता अख्तियार करने के लिए आई, बहुत कुछ साफ करने के लिए, जो सड़ान राजनीति और सत्ता के बीच में रही है उसको ख़त्म करने के लिए आई। आपको लगता है कि आपकी पार्टी जिस राह पर चली थी आज उस राह पे है? 100%। देखिए, हम लोग पॉलिटिक्स में क्यों आए? अगर आप आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को देखिए, हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए थे जिस मोटिवेशन से ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स में आते हैं कि उन्हें सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए, पैसा बनाने का साधन चाहिए। तकरीबन सभी लोग जो आज आम आदमी पार्टी में हैं वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल लोग थे। आप अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, एक IRS ऑफिसर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर थे। सपना होता है लोगों का उस लेवल पर पहुंचने का। मनीष सिसोदिया जी एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट थे, राघव चड्ढा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैं खुद विदेश में नौकरी करती थी। तो हम लोग अपनी फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल थे। हम लोग ऑलरेडी चाहे पैसा कमाने की बात हो, चाहे अच्छी सैलरीज की बात हो, तो हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए आए क्योंकि हमें लगता था कि इस देश में कुछ चेंज की ज़रूरत है। वरना होता क्या था कि एक आम आदमी की दृष्टि से देखिए तो एक पार्टी आए, दूसरी पार्टी जाए, कोई एक नेता आए, दूसरा नेता आए, इस पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी की सरकार हो, एक आम इंसान की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक आम इंसान की ज़िंदगी पहले भी मुश्किल थी, नई पार्टी आने के बाद भी मुश्किल रहती थी, पुरानी पार्टियों के पास जाने भी मुश्किल रहती थी। किसी से अपने घर का खर्चा नहीं चलता, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती थी, परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो इलाज करवाने में दिक्कत होती थी। कोई भी पार्टी आ जाए, सबकी ज़िंदगी मुश्किल ही रहती थी। एक सवाल आपके लोग पूछते हैं कि आम आदमी के दर्द तकलीफ की बहुत चिंता थी, बहुत अच्छा सेटल्ड करियर छोड़ करके आप पॉलिटिक्स में लोगों की सेवा करने के लिए आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ उससे निकल करके आए कि भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। आपके 2 पूर्व मंत्री, एक सांसद आज की तारीख में जेल में हैं और भ्रष्टाचार के मामले में ही हैं, तो ये दोनों विरोधी बातें नहीं हैं? देखिए, मैं तो दूसरी चीज़ कहूँगी। आम आदमी पार्टी जैसी छोटी सी पार्टी के पीछे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है, वही अपने आप में प्रमाण है कि हम सफल हैं अपना काम करने में, कि हम इफ़ेक्टिव हैं लोगों की ज़िंदगी बदलने में। वरना इतनी सी पार्टी
दिल्ली के आधे राज्य की 1/4 सरकार चलाती हुई पार्टी से ऐसा क्या डर हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? लेकिन जो आपके विपक्ष के लोग हैं वो आपसे एक सवाल करते हैं कि ठीक है, गिरफ्तारियां तो हो गई होंगी, एजेंसी का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन इतने लंबे समय तक अदालतों में सुनवाइयां होती हैं, अदालतें बीच में हैं, वो जमानत नहीं दे रही हैं, लंबे समय से आपके नेता जेल में हैं, कोई कारण तो रहा होगा। देखिए, हमें 2 चीज़ें इसमें समझनी ज़रूरी हैं। इसके 2 पक्ष हैं इस सवाल के। पहला पक्ष तो ये है कि अगर आप आम आदमी पार्टी को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के पीछे क्यों पड़ी है? बिकॉज आम आदमी पार्टी इज़ अ थ्रेट टू बिजनेस एज यूजुअल। देखिए, होता क्या था पहले, जैसे मैंने कहा, एक पार्टी आई एक पार्टी गई, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। लेकिन पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया है कि हम बिजली 24 घंटे भी देते हैं, फ्री भी देते हैं, हम पानी घर घर तक पहुंचाते भी हैं, फ्री भी देते हैं, हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों को बना देते हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवा भी देते हैं, टेस्ट भी देते हैं, और इस सब के बावजूद एक फिस्कल सरप्लस की, एक मुनाफे की सरकार भी चला देते हैं। पहले क्या होता था, कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं करती थी। अब क्या हो गया है कि जब एक पार्टी परफॉर्म करने लग गई है तो हर पार्टी से पब्लिक सवाल पूछने लग गई है कि अगर आम आदमी पार्टी कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये तो इसका पॉलिटिकल कारण है कि आम आदमी पार्टी बिजनेस एज यूजुअल के लिए खतरा है। इसलिए इतनी छोटी सी पार्टी होने के बाद भी, देखिए, दिल्ली में वैसे ही आधी सरकार है, उस आधी सरकार की भी आधी से ज्यादा पावर बीजेपी ने ले ली है। आधी सरकार पे उनकी लड़ाई तो सरकार की है, ताकत की है। और फिर उस पे भी जो हमारे नेता हैं, कभी एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथों को आप जेल में डाल रहे हैं। तो ये तो क्लियरली एक थ्रेट है आम आदमी पार्टी से। दूसरी बात, जो ये बात है कि भाई किसी एक को अरेस्ट कर लिया, किसी दूसरे को अरेस्ट कर लिया, किसी तीसरे को अरेस्ट कर लिया, तो बेल क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, आज इस देश में किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डालना बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA जिसे जाना जाता है। ED उसकी एजेंसी है उसको इन्फोर्स करने वाली। अगर आप एक बारी PMLA में अरेस्ट हो गए, वो कानून ही ऐसा है। इनफैक्ट उस कानून के ऊपर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग भी अभी सुप्रीम कोर्ट में शुरू होने वाली है फिर से अभी कुछ ही दिन में। तो वो कानून ही ऐसा है कि उस कानून में आपको बेल मिलती ही नहीं है। एक सवाल मेरा है, जो आपकी लिकर पॉलिसी पुरानी थी, जिसको आपने हटा करके पुरानी वाली पॉलिसी को ही, मैंने नई पॉलिसी जो आपने ला रखी थी उसको आपने हटाया और पुरानी पॉलिसी को आपने अपनाया। आप पर 3-4 संगीन और बड़े आरोप थे। पहला आरोप था कि जिन लोगों से लाइसेंस के पैसे थे आपने माफ़ किए, जो उसमें स्टेक होल्डर्स थे, पहले सरकार के पास भी था यह, आपने प्राइवेट के लिए पूरा का खोल दिया। तीसरी बात यह है कि जो कमीशन था या जो मार्जिन था उसको आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाया। दरअसल कुल मिलाकर के आपने पैसे की धांधली की। अगर नहीं की तो जो पॉलिसी लेकर के आप आई उस पॉलिसी को आपने बदला क्यों और पुरानी पॉलिसी आपने अख्तियार क्यों, ये सवाल आपसे किया जाता है। नहीं, बिल्कुल, और ये सवाल कई बार किया भी गया है। पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो पॉलिसी दिल्ली में लेके आई गई, जो न्यू एक्साइज पॉलिसी थी, वही पॉलिसी पंजाब में भी लाई गई। पंजाब में ये पॉलिसी आने के बाद एक्साइज का रेवेन्यू 1.5 गुना बढ़ गया। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन दिल्ली में आरोप ये है कि सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। नहीं, सरकारी खजाने को, देखिए, आरोप तो लगाया जा सकता है, उसका कुछ डेटा भी तो आप बैकिंग में देंगे। कहीं पर भी अगर कोई दिखा दे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना तो बहुत आसान है, उन्हें कोई सबूत तो दिखाना नहीं होता। इनफैक्ट जब ये पूरा सो कॉल्ड एक्साइज पॉलिसी घोटाला शुरू हुआ था तो उन्होंने पहला आंकड़ा दिया था कि 50,000 करोड़ का घोटाला हो गया। तो फिर हमें थोड़ा सा उनको बताना पड़ा कि 50,000 करोड़ का तो दिल्ली का कुल बजट होता है। फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं नहीं 50,000 करोड़ का नहीं, 20,000 करोड़ का घोटाला हो गया। फिर कुछ हफ्ते बीते, कुछ महीने बीते, फिर आवाज आने लगी कि 500 करोड़ का घोटाला हो गया। आजकल फिर कहते हैं कि 2 करोड़ का घोटाला हो गया। मैं तो कुछ दिन पहले कह रही थी जब संजय सिंह जी को अरेस्ट किया कि अब कहेंगे संजय सिंह को अरेस्ट किया, उनकी जेब में 200 रुपए पड़े थे, 200 रुपए का घोटाला हो गया। आप घोटाले का कोई सबूत तो दिखाइए। इनफैक्ट अभी जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी की बेल की हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही सवाल पूछा कि आप कोई सबूत तो दिखाइए। यह जो मामले हैं जिसमें
फर्ज कर लीजिए कि विजय नायर का नाम आता है, समीर महेंद्रू का नाम आता है, दिनेश अरोड़ा का नाम आता है, ये जितने भी लोग आते हैं पैसे का लेन देन है। संजय जी की गिरफ्तारी भी देखिए इससे आधार पर आप हुई नाम कि तो किसी का ले लीजिए, उनके मैं कल कह आदमी को दूं 2 करोड़ जैसे रुपए दिए गए। जैसे मैं आज कह दूं कि यशवंत राणा जी ने अपने किसी रिपोर्टर से 10 करोड़ रुपए लिए, या मैं आज आपके टीवी शो पे कह दूं कि अमित शाह जी ने आपको 20,000 करोड़ रुपए दिए, बताइए क्या करेंगे आप? अमित शाह जी को ईडी सीबीआई अरेस्ट कर लेगी क्या? आपको अरेस्ट कर लेगी क्या? कहने से क्या होता है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। 100% नेताओं पर जो आरोप हैं, हमारे नेताओं पे जो आरोप सही हैं, नहीं है। हमारे नेताओं पे जो आरोप हैं वो 100% गलत हैं। आम आदमी पार्टी ने आज तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार ना तो किया है, ना आम आदमी पार्टी 1 रुपए का भ्रष्टाचार कभी भी करेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हम पे कितने भी केस लगा ले। बीजेपी एक बात कहती है, वो ये कहती है कि ये चूंकि पहले से ही शुरू हो जाते हैं चिल्लाना कि हमारे ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, अब हमारी गिरफ्तारी होगी, हमारे बाद उनकी होगी। ये करते तो चोरी हैं, लेकिन हल्ला इतना ज़्यादा कर देते हैं, हवा इतना उठा देते हैं कि लोगों को लगता नहीं जानबूझ करके इनको। मैं तो उनसे बस ये एक चीज पूछूंगी, आपके पास अगर कोई सबूत है तो रखिए ना। 8 साल से 1 रुपए के तो भ्रष्टाचार का आप सबूत नहीं रख पाए। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखिए तो जो ईडी और सीबीआई कर रही है उसका सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि कौन बीजेपी के अंदर है और कौन बीजेपी के बाहर है। आप बीजेपी के अंदर आ जाइए, आज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाए ना, कल वो जेल से बाहर हो जाएंगे, उनके सारे केस खत्म हो जाएंगे। हमने देखा ही है। आतशी लोकतंत्र है और अदालतें हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई आरोप निराधार है तो अदालतों के जरिए वो तय हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि इन सारे केसेस जिनकी आप बात कर रहे हैं ये तो अभी ट्रायल में पहुंचे ही नहीं है। अभी अदालतों ने तो इन पे ट्रायल करना शुरू ही नहीं किया है, इन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू ही नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ऐसे केस कर करके वो विपक्ष की आवाज को दबा सकती है, ये उनका प्रयास है। अब एक दूसरा मसला है, वो है विधानसभा चुनावों का। कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हिंदी पट्टी के राज्यों में आपकी पार्टी भी उतर रही है, जबकि आप वो INDA गठबंधन का हिस्सा भी हैं। 3 शहरों में आप उसे इंडिया गठबंधन कहने से मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। हाँ जी। तो अगर उसका हिस्सा भी हैं, आप मध्य प्रदेश में भी उतर रही हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जी। और यह बात कांग्रेस को बहुत नागवार गुजर रही है। तो यह जो आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझदारी है, जिसको आपने विकसित किया है 3 बैठकों में, उसको चोट नहीं है? देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है ये बेसिकली लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से अलायंस है। ये अलायंस साथ क्यों आई है? ये अलायंस इसलिए साथ आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज देश में संविधान को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। और इसीलिए ये जो सारी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे DMK हो, चाहे NCP हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां एक साथ जुड़ के ये इंडिया अलायंस बनी है। आप तो ये लोकसभा समझती हैं, सरकार में भी हैं। अगर विधानसभा चुनाव में खटपट है, टकराव है, मन खट्टा हो जा रहा है, तो आपको लगता है कि अगले चुनाव में जो लोकसभा के होंगे उसमें बात बन जाएगी? देखिए, हमें तो पूरा भरोसा है, हमारी तो पूरी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा रहेगी और हमारी तरफ से किसी भी प्रकार से इस अलायंस को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। क्या आप दिल्ली में और पंजाब में लोकसभा सीटों का बंटवारा कांग्रेस साथ करेंगी? हाँ, बिल्कुल। इंडिया अलायंस में अगर हम हैं तो हम बिल्कुल उनसे बातचीत करेंगे कि क्या हो सकता है, किस तरीके से चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन अभी सीट के बंटवारे तक बात पहुंची नहीं है। पहुंच पाएगी? उम्मीद तो करते हैं हम। आम आदमी पार्टी की तो पूरी कोशिश रहेगी के बाद सीट के बंटवारे तक पहुंचे। तो ये विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस के नेताओं से बात तो हो सकती थी कि आप कुछ सीटें हमें दे दीजिए मध्य प्रदेश में, ताकि आप अपनी जगह लड़ें, हम अपनी जगह लड़ें, आप भी जीत जाएं, हम भी जीत जाएं। लेकिन आप तो वहीं लड़ रही हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि आप बीजेपी के लिए रास्ता बनाती हैं, जैसे आपने गुजरात में बना दिया, जैसे आपने गोवा में बना दिया। देखिए, क्या है कि कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है वो बीजेपी से हारे या जीते। जैसे गोवा की आप बात कर रहे हैं, उनके तो विधायक उठ के ही भी चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उनको बीजेपी की B टीम बनने के लिए कई बार हमारी जरूरत नहीं पड़ती, उनके अपने ही विधायक काफी रहते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में एक अंतर होता है। लोगों के वोटिंग पैटर्न में भी अंतर होता है, पार्टियों के दृष्टिकोण में भी अंतर होता है। तो मुझे इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता कि पार्टियां विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ सकती हैं, लेकिन लोकसभा का जो नेशनल लेवल का चुनाव है उसको लड़ने के लिए साथ भी आ सकती हैं। आतिशी ये मानती हैं कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया के जितने भी दल हैं, अभी आपको पता चल रहा होगा, आपकी राजनीति में है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में क्या चलती है, बंगाल में कांग्रेस और ममता जी के बीच में क्या चल रहा है। तो ये अलग अलग राज्यों में जो खटपट चलती है, ये सब सहेज समेट करके आप खड़ा हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो एनडीए है उसके मुकाबले में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, खटपट तो है, ये सच्चाई है। खटपट हैं, कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे लोग हैं, सब अपने अपने एरिया के नेता हैं, तो कुछ कुछ खटपट तो है ही। मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस को थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए अपने जो बाकी दल हैं, जैसे अखिलेश यादव जी के साथ जो हुआ। तो आपको लगता है कांग्रेस ह्यूमिलिएट करती है? कांग्रेस ऐसा लग तो रहा है कि कई दल हैं ऐसे जो साथ में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी सबका प्रयास रहेगा कि साथ में चुनाव लड़ा जाए। इसलिए सबका प्रयास रहेगा क्योंकि अभी जो मुद्दा है वो किसी एक पार्टी के या दूसरी पार्टी के आपसी डिफरेंसेस से बड़ा है। अब ये मुद्दा इस देश के संविधान का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी दिखा दिया है कि उनको इस संविधान का सम्मान करने का उनका कोई इरादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो सकता है। आप देखिए, पिछले 6 महीने में ही 42 से ज्यादा रेड्स बीजेपी के विरोधी दलों के खिलाफ हुई हैं। आतिशी जी, चूँकि ये जो केंद्र की सरकार है ये बार बार ये दावा करती है कि देश में जितनी पार्टियां रही हैं उन पार्टियों ने देश को लूटा है, इसलिए पिछली की सरकारें जितनी रही हैं उन्होंने भले ही कार्रवाई ना की हों, लेकिन हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, इसलिए संख्या जो है मुकदमों की बढ़ रही है। मैं उसी पार्टी के हवाले से कह रहा हूँ, मेरा काम ये है कि उनकी बात को आपके सामने रखूँ। मेरी तरफ से उनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा कि सारा भ्रष्टाचार क्या विपक्ष की पार्टियों में ही है? क्या सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दूध के धुले हैं, या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा क्या जादू है कि जो पहले भ्रष्टाचारी थे, जैसे शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा के तो मैंने 2 उदाहरण आपको दिए, जो पहले भ्रष्टाचारी थे वो बीजेपी में आके कैसे इतनी ईमानदार हो जाए? एक सवाल बीजेपी बार बार कहती है और आपके विरोधी भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन नेताओं का नाम लेकर के भ्रष्टाचार खत्म करने की खातिर हिंदुस्तान में खड़ा हुए, परचम उन्होंने उठाया था कि इन्हीं नेताओं के खिलाफ तो हम काम करेंगे ही, आज वही उन नेताओं के साथ खड़े हैं। पूरा इंडिया जो है उसमें कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम वो पहले ले रहे थे, फहरिस्त लेकर के पढ़ रहे थे, और उन नेताओं के साथ वो खड़े रहते हैं। और आप बताइए कि अगर देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं तो क्या देश में सब लोगों को साथ नहीं आना चाहिए? संविधान को दांव पे रखे नहीं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए बड़ा मामला क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध या नरेंद्र मोदी को हटाना? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे जरूरी है इस देश के संविधान को बचाना। जब संविधान हम लड़ें, देश का अगर संविधान बचेगा तो फिर हम किसी चीज के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ सकते हैं, इसी के लिए लोकतंत्र बना है। लेकिन अगर इस देश में लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो आप कैसे लड़ेंगे? जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको यह बात ऐसा लग रही होगी कि आतिशी ये कह रही हैं कि सत्ता में आने की खातिर भ्रष्टाचार से समझौता करना पड़े तो कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी है इस देश के संविधान को बचाना। हमारे देश में जो ये संविधान आया, हमारे देश में जो लोकतंत्र आया, ये बहुत संघर्ष के बाद आया। हमारे देश में वोट देने की ताकत कोई किसी ने हमें थाली में रख के नहीं दी थी। इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इस एक वोट के अधिकार के लिए। इस वोट के अधिकार का क्या मतलब है कि मैं जिसको चाहूं वोट दे सकती हूं और मैं जिसको वोट दूंगी वो मेरे बिहाफ पे निर्णय लेगा। यही है लोकतंत्र। अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था कि एक आम जनता की राय का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेज शासन करते थे, मैं चाहूं उनका शासन या ना चाहूं उनका शासन। आज भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कर रही है। दिल्ली में उन्होंने एक चुनी हुई सरकार की सारी ताकत छीनने का एक कानून पास कर दिया है। तो दिल्ली की जनता के साथ क्या हुआ है? दिल्ली की जनता की स्थिति तो अंग्रेजों वाली हो गई है।
दिल्ली की जनता चाहे किसी को वोट दे, नहीं ये बहुत जरूरी है इस बात को देखना। मैं आता हूं। दिल्ली की स्थिति आज तकरीबन अंग्रेजों के राज की ही तरह है कि जैसे तब वाइसरॉय बैठते थे, वाइसरॉय के पास पूरी ताकत होती थी, जनता क्या चाहे इस क्या मामले फर्क पे पड़ता है। कांग्रेस भी आपके साथ सहमत नहीं होती है। कांग्रेस भी कहती है कि शीला जी भी मुख्यमंत्री थी, साहिब सिंह वर्मा भी थे, मदन लाल खुराना भी थे, कभी केंद्र के साथ इस तरह का टकराव नहीं हुआ जैसा टकराव आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ हो रहा है। क्योंकि केंद्र के साथ इसलिए टकराव नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से इतना डर लगता है। फरवरी 2015 में हमारी सरकार बनी, मतलब कांग्रेस से डर नहीं था, अरविंद केजरीवाल से डर है। बिल्कुल, वरना वो हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अंदर, फरवरी 2015 में हमारी सरकार बनी, मई 2015 में एक इल्लीगल नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने दिल्ली की सरकार की ताकत छीन ली। उस इल्लीगल नोटिफिकेशन के खिलाफ 8 साल हमने संघर्ष किया। 8 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया कि वो जो एमएचए का आदेश था वो गैर कानूनी था, वो गैर संवैधानिक था। तो पता चल गया ना कि जो भारतीय जनता पार्टी 8 साल से हमारी ताकत छीन रही थी वो गलत था। उसके 8 दिन के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्डिनेंस लेके आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए। दरअसल वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है और इसका अपना एक नियम कायदा है, इसको आप राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं या फिर अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार को दे दिया जाता है। तो यहाँ दूतावास हैं, राजनयिक रहते हैं, बाकी बहुत सारे काम होते हैं जो सिर्फ राज्य के भीतर नहीं होते हैं बल्कि दिल्ली जो केंद्र की सरकार है उसके दायरे में भी होते हैं। अधिकार बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाने का प्रावधान अगर संविधान में किया गया तो बहुत सोच समझ के किया गया था। और संसद के भीतर गृह मंत्री ने जितनी बातें कही थी आपको याद हो तो उन्होंने इन सब बातों का हवाला दिया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चीज़ें गड़बड़ ना हों इसलिए वो जो संवैधानिक मर्यादाएं रहीं उनका बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संसद के ज़रिए दोबारा उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक किया गया, यही सरकार ने कहा था। देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि संवैधानिक मर्यादाएं बना रहना बहुत ज़रूरी है और संविधान की ये पहली मर्यादा है कि जनता जिसको वोट देगी उसका शासन होगा, उसकी सरकार होगी। ये लोकतंत्र का और हमारे देश का पहला संविधान का सिद्धांत है। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में आपको कैपिटल है दिल्ली का, तो मत कर रखिए यहाँ पे विधानसभा, भंग कर दीजिए, बना दीजिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि अगर अफसर मंत्रियों की बात नहीं सुनेंगे, चुनी हुई सरकार की बात नहीं सुनेंगे, तो वो जनता की जो मैंडेट है उसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक बात, चूंकि आप पार्टी की मतलब मुखर आवाज़ हैं, अच्छा बोलती हैं, पार्टी यकीन करती है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिस्ट भी रही हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि दिल्ली में शिक्षा को लेकर सुधार हुए उसमें आतिशी का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब जिम्मेदारियां आपके पास आ गई, जो मनीष के पास थी सारी जिम्मेदारियां आपके सर पे आ गई हैं। फ़र्क नज़र आता है ये बोझ निभाने में या फिर ये लगता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही? देखिए, दिल्ली की जनता ने हम पे एक भरोसा किया है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दी हैं, इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारियां दी हैं। तो जिम्मेदारी तो है ही, जिम्मेदारी का अपना बोझ भी होता है और खास करके जो जनता हम पे भरोसा करती है और भरोसे से हमें देखती है, उम्मीद करती है और सोचती है कि हम उनकी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे, तो उनकी उम्मीदों पर, दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, ये तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलते चलते 2-3 सवाल आपकी पसंद के हैं। चूँकि आप मंत्री हो गई जी, अब दबाव ज़्यादा रहता है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, तो आतिशी को सोने के लिए कितना वक्त मिलता हो? बहुत कम, अपनी इच्छा से तो बहुत कम। मुझे सोने का वैसे भी क्या कहें, सोने का शौक है। और लेकिन पहले विधायक के तौर पे भी और अब तो मंत्री के तौर पे भी सोने का टाइम इसलिए भी कम मिलता है क्योंकि एक तो सरकारी काम है, उसके अलावा विधायक के तौर पे अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में भी जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है। खाने में क्या पसंद है? पसंद है राजमा चावल। फिल्में देखा करती हैं? फिल्में देखा करती हूँ, फिल्में देखने का शौक भी है, सिनेमा में देखने का शौक भी है, लेकिन समय नहीं मिलता तो आजकल नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पे देखती हूँ।
अपनी ज़रूरत की चीज़ें आप कहाँ से खरीदती हैं? कभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब्ज़ी लेने के लिए और घर का सामान लेने के लिए आप कहीं जाती होंगी, लेकिन कुछ शॉपिंग करनी पड़ी तो कहाँ जाती? अक्सर मैंने ये देखा है, मैं कई बार मजाक में अपने कॉलीग्स को कहती हूँ कि जब दिल्ली से बाहर जा रही होती हूँ तो मैं कई बार ये मजाक में सोचती हूँ कि एयरपोर्ट 1 घंटा जल्दी पहुँच जाना चाहिए कि वहाँ पे शॉपिंग कर सकूँ, क्योंकि सिर्फ एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे दुकानें खुली हुई मिलती हैं। क्योंकि जब मैं अपना घर सुबह छोड़ती हूँ जिस टाइम पे, तब तक दुकानें नहीं खुली होती हैं। जब तक मैं रात को अपने घर वापस पहुँचती हूँ तब तक दुकानें बंद हो गई होती हैं। तो अगर मुझे शॉपिंग करनी होती है तो आजकल जैसे आपके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में फ़ोन रहता है, आजकल तो सारी दुकानें ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं। देश के भीतर ऐसी कोई जगह जहाँ आप जाना पसंद करती हो? देश के भीतर केरला बहुत सुंदर जगह है। केरला काफ़ी साल पहले गई थी मैं। देश के इच्छा बाहर होगी तो मुझे मौका मिलेगा तो साउथ अमेरिका ज़रूर जाना चाहूँगी एक बार। वो दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगी। और साउथ अमेरिका बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सोशल मूवमेंट से सरकारें बनी हैं। एक ऐसा एरिया है जहाँ वैसा ही है पूरा एरिया इलाका है, पूरा कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पे लोगों में बहुत जोश है। अगर वो सरकार से नाराज होते हैं तो वो सड़कों पे उतरते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। ऐसा शख्स जिसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहा? अब देखिए, आप मैं अरविंद केजरीवाल कहूँगी तो आप कहेंगे क्लीशे है पर आई थिंक देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे जैसे लोगों को बहुत इंस्पायर किया है। मुझे नहीं लगता कि अगर वो नहीं होते तो जो हिम्मत हमें चाहिए राजनीति में होने के लिए, जो हिम्मत हमें चाहिए जब रोज़ रोज़ हमारी दोस्तों पर, कॉलीग्स पर हमले होते हैं, कोई जेल जाता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो जो करेज अरविंद केजरीवाल में है मुझे लगता है वो मामूली नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा, आतिशी को हम छोड़ दें, आप जिम्मेदारियां कुछ नहीं हैं, आप कोई मंत्री नहीं हैं, आप सिंपल इंसान हैं, आपका पूरा वक्त है, तो उस समय आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? उस समय मैं एक तो एक्सरसाइज करना पसंद करूंगी, जिम जाना पसंद करती हूँ मैं। थोड़ा सा रोज जाती हैं? अब तो कम जा रही हूँ, जब से मंत्री बनी हूँ तब से तो जाना बंद किया। फिर बीच में कुछ दिन के लिए जाती हूँ तो मेरे जिम इंस्ट्रक्टर काफ़ी नाराज़ रहते हैं मेरी इर्रेगुलरिटी पे। तो एक्सरसाइज करना पसंद करूंगी। अब पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। ये एक ऐसा शौक है जो जिसके लिए समय कम मिल पाता है। और जैसा मैंने आपको कहा, फिल्में देखने का मुझे शौक है। अगर फ्री समय मिले तो परिवार के साथ समय मैं ज़्यादा बिताना चाहूँगी। ये एक बात तो डेफिनेटली है कि पॉलिटिक्स में परिवार को तो थोड़ा सा निगलेक्ट करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, तो इसलिए परिवार के साथ समय बिताना चाहूँगी। आतिशी से लगभग सारे तीखे सवाल हमने किए। एक व्यक्ति जो मंत्रालय संभालता है, एक सरकार का हिस्सा है, उसके दायरे में या उसके दायरे से बाहर, पार्टी के दायरे में, सरकार के दायरे में जितने बड़े बुनियादी सवाल हो सकते हैं तीखे, वो सारे एक पत्रकार को पूछने चाहिए। और मैंने पूछे और आपने भरपूर तरीके से अपनी पार्टी का, सरकार का बचाव किया, अपना पक्ष रखा। आप आई, आपने वक्त दिया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राणा जी।